रात का समय था। शहर के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती में हल्की हल्की हवा बह रही थी। उसी बस्ती के एक पुराने घर में अनिरुद्ध अपने टेबल पर झुका हुआ बैठा था। टेबल पर फैली किताबें और बिखरी कॉपियां बता रही थीं कि वह कई घंटों से लगातार पढ़ रहा था। बाहर अंधेरी रात, अंदर कमजोर सी ट्यूबलाइट और बीच में एक लड़का जो अपनी तकदीर को बदलने की जिद में था। अनिरुद्ध का सपना था सिविल सर्विसेज में जाना। उसका मानना था कि अगर मैं इसमें सफल हो गया तो न सिर्फ मेरी जिंदगी बल्कि मेरे पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता एक मजदूर थे, दिन भर ईंटें उठाते, धूप में जलते और शाम को थके हुए घर लौटते। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर छोटा था लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ। हर बार जब अनिरुद्ध किताबें खोलता उसे लगता कि ये सिर्फ पन्ने नहीं, उसके सपनों का रास्ता है। लेकिन इसी रास्ते में एक चीज हमेशा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी, उसका डर। उसे बार बार लगता, अगर मुझसे नहीं हो पाया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी मेहनत पर पानी फिर गया तो। इन सवालों ने उसके भीतर ऐसी हलचल मचाई कि वह कई बार पढ़ते पढ़ते रोने लगता था। लेकिन उसके भीतर एक और आवाज थी, हल्की, धीमी पर बहुत मजबूत। वो कहती, डर सिर्फ तुम्हें परखने आया है, हराने नहीं। एक दिन पढ़ते पढ़ते अनिरुद्ध की नजर अपनी दीवार की ओर पड़ी, जहां उसने एक पुराना कागज चिपकाया हुआ था। उस पर लिखा था, जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीतने के लिए सबसे कठिन रातें जागनी पड़ती हैं। उसे यह पंक्ति उसके स्कूल के गुरुजी ने दी थी, जिनका उसे पूरा विश्वास था कि अनिरुद्ध एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगा। इस प्रेरणा को देखते हुए उसकी आंखों में चमक लौटी। उसने फैसला किया, अब मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। असफलता मिले तो भी लड़ूंगा, डर से नहीं भागूंगा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दिशा बदल दी। करीब 2 बजे रात में जब पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था, अनिरुद्ध अकेला पड़ रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, छोड़ दो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं। वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन उसकी सोच में वही आवाज घूमने लगी। यह उसके डर की आवाज थी। डर कभी चिल्लाता नहीं, डर हमेशा धीरे बोलता है ताकि इंसान उसे अपनी सोच समझकर मान ले। अनिरुद्ध को लगा कि अगर वह अभी हार गया तो उसके सारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। और तभी दरवाजा हल्का सा खुला। उसकी मां खड़ी थी, आंखों में नींद पर चेहरे पर मुस्कान। सोया नहीं बेटा? मां ने पूछा। बस पढ़ रहा हूं मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, डर लगता है ना? अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसे लगा कोई उसकी आत्मा पढ़ रहा हो। मां बोली, सुन बेटा, ये डर ही तो असली परीक्षा है। अगर तूने इसे जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। फिर मां ने एक लाइन कही जो उसके दिल में आग बनकर उतर गई। हम गरीब जरूर हैं पर तेरे सपने अमीर हैं, तू हिम्मत रख, मैं दुआ में कभी कमी नहीं छोड़ूंगी। मां चली गई, लेकिन अब अनिरुद्ध का डर गायब था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वह अपने भविष्य को लिख रहा था। सुबह का निर्णय जो उसकी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह अनिरुद्ध ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अब हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करेगा। न कोई बहाना, न कोई रुकावट। उसने एक नई डायरी खोली और लिखा, Day 1, आज से असली लड़ाई शुरू। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे ऐसा तूफान आने वाला था जो उसकी सहन शक्ति, उसकी हिम्मत और उसके चरित्र को परखेगा। और असली परीक्षा अभी बाकी थी। अनिरुद्ध की नई दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना और फिर टेबल पर बैठकर अपने मेहनत के सफर को आगे बढ़ाना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसने खुद से वादा कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए अब पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जीवन कभी सीधी रेखा नहीं चलता, यह उतार चढ़ावों का पहाड़ है। और अक्सर तब चोट करता है जब इंसान सबसे ज्यादा उम्मीद लेकर चलता है। और अनिरुद्ध के जीवन में यह तूफान उसी समय आया। पिता की अचानक तबीयत बिगड़ना। एक शाम जब अनिरुद्ध पढ़ाई में डूबा हुआ था, मां की आवाज आई, अनिरुद्ध जल्दी आओ।
उसकी आवाज में घबराहट थी। अनिरुद्ध दौड़कर बाहर आया तो देखा पिताजी छत पर खाट पर लेटे थे, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी, मां रो रही थी। काम पर गिर गए, लोग घर छोड़कर गए हैं। अनिरुद्ध के दिल में एक झटका लगा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा कैसे हो गया? अभी तो सब ठीक था। वह तुरंत पिता का हाथ पकड़कर बोला, सब ठीक हो जाएगा पिताजी, मैं हूं ना। लेकिन पिताजी की आंखों में दर्द और डर साफ दिखाई दे रहा था। पड़ोस का एक आदमी बोला, शायद स्ट्रोक जैसा कुछ है, तुरंत अस्पताल ले जाओ। लेकिन अस्पताल जाना मतलब पैसा, और वह घर। हमेशा की तरह खाली जेब। मां ने अपनी हथेली दिखाई, कुछ सिक्के, कुछ मुड़े हुए नोट। बस इतना ही। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अंदर का दर्द चेहरे पर नहीं आने दिया। वह बोला, मां, मैं संभाल लूंगा, पिताजी को अस्पताल ले चलते हैं। अस्पताल की रात, जहां उम्मीद और डर साथ खड़े थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने पिताजी को अंदर ले लिया। बाहर खड़ा अनिरुद्ध बेचैन था, हाथ कांप रहे थे, दिल बैठा जा रहा था। मां बगल में बैठी थी, सूनी आंखों से भगवान को देखती हुई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराइए मत, बड़ा स्ट्रोक नहीं है, लेकिन थकान, गर्मी और कमजोरी के कारण शरीर जवाब दे रहा है। दवा और आराम की जरूरत है। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर ने एक पर्चा बढ़ाते हुए कहा, दवाइयां महंगी आएंगी, हफ्ते भर की। अनिरुद्ध ने पर्चा लिया और उसे लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसकी गर्दन पर रख दिया गया हो। कुल रकम उसकी 3 महीने की बचत से भी ज्यादा। वह थोड़ी देर जमीन की ओर देखता रहा, फिर अचानक उठा, मां से बोला, मां, आप पिताजी के पास बैठो, मैं पैसे लेकर आता हूं। मां ने पूछा, कहां से लाएगा बेटा? अनिरुद्ध ने मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे भी, बस इंतजार करो। सपनों का टूटना, जब मजबूरी रास्ता बदल देती है। अस्पताल से निकलते ही अनिरुद्ध भागता हुआ अपने कोचिंग सेंटर पहुंचा। वह वहां नोट्स बेच सकता था, किसी भी हालत में कुछ पैसे मिल जाते। शाम 8 बजे का समय, लेकिन सेंटर बंद हो चुका था। बाहर एक सफाई कर्मचारी मिला। अनिरुद्ध ने विनती की, भाई, अंदर कोई सर होगा, मुझे उनसे जरूरी काम है। आदमी ने कहा, सब लोग जा चुके हैं बेटा, सर कल सुबह आएंगे। अनिरुद्ध चुप रहा। वह जानता था सुबह पिताजी की दवाइयां देनी थीं और उसके पास 1 रुपया तक नहीं। वह धीरे से सड़क के किनारे बैठ गया। रात बढ़ रही थी, हवा तेज हो रही थी और उसके मन का तूफान भी। उसे लगा जैसे उसका सपने देखना ही गलती हो। क्या मैं इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं जब घर की हालत ही संभाल नहीं पा रहा? मेरी पढ़ाई की वजह से घर में बोझ तो नहीं बढ़ रहा? क्या मुझे पढ़ाई छोड़कर काम कर लेना चाहिए? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा। कहने को कोई था नहीं, फिर भी वह बोला, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत इतनी कमजोर है कि एक मुसीबत ने मुझे तोड़ दिया? अचानक एक अनजान आदमी से मुलाकात। उसी समय एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा। अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, साधारण कपड़े, सादा चेहरा। बेटा, रात के इस समय यहां क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध पहले तो चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं और वह सब कुछ बता दिया। पिताजी की हालत, दवाइयों की कीमत, उसकी मजबूरी और उसका सपना। बुजुर्ग आदमी शांत खड़ा सुनता रहा, फिर उसने कहा, हो, चलो मेरे साथ। अनिरुद्ध चौंक गया। कहां सर? बस चलो बेटा। वह उसे पास की मेडिकल दुकान पर ले गया। दुकानदार ने बुजुर्ग को देखते ही पूछा, हाँ सर, क्या देना है? बुजुर्ग बोले, ये सारी दवाइयां दे दो और जो बाकी चीजें जरूरी हैं वो भी। अनिरुद्ध हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं वापस कर दूंगा एक दिन। लेकिन बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो इंसान अपने सपने और अपने माता पिता के लिए रो पड़ता है, उसे मदद देना दान नहीं, सौभाग्य होता है। दवाइयां लेकर बुजुर्ग ने अनिरुद्ध को दी, फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, जाओ, पिता की सेवा करो और अपने सपनों को मत छोड़ना, तुम्हारा समय आएगा। अनिरुद्ध कुछ कह नहीं पाया, बस आंखें भर आईं। उस बुजुर्ग का नाम वह आज तक नहीं जान पाया, लेकिन उस दिन
उसने जीवन का एक नया सच सीखा। जब इंसान सच्चे दिल से कोशिश करता है तो दुनिया उसके रास्ते खुद बनाती है। उस रात घर लौटते वक्त अनिरुद्ध के कदम हल्के थे, पर उसके मन में एक भारी एहसास था। इस दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ा तूफान अभी आने वाला था। पिताजी की तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही थी, दवाइयां असर कर रही थीं और घर में थोड़ी राहत का माहौल था। लेकिन इस राहत के पीछे अनिरुद्ध की बेचैन रातें और दिन भर की भाग दौड़ छिपी थीं। उसके लिए यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं थी, यह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। घर की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। माँ ने काम पर जाना कम कर दिया ताकि पिताजी का ख्याल रख सके, और आमदनी लगभग आधी हो चुकी थी। फिर भी अनिरुद्ध ने पढ़ाई को छोड़ा नहीं। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वह खुद को चीर कर 2 हिस्सों में बांट चुका था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी अभी भी एक और चोट तैयार करके बैठी है। एक ऐसी चोट जो उसके मन, उसकी हिम्मत और उसकी आत्मा को हिला देगी। कोचिंग सेंटर की फीस का झटका। एक दिन कोचिंग सेंटर से मैसेज आया, आपकी मासिक फीस की अंतिम तिथि आज है। भुगतान न होने पर आपका बैच बदल दिया जाएगा। अनिरुद्ध ने मैसेज पढ़ा और सन्न रह गया। वह जानता था कि फीस देना तो दूर, दैनिक खर्च संभालना भी मुश्किल हो गया था। उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। वह तुरंत पुरानी किताबें उठाकर शहर के सेकंड हैंड बुक मार्केट की ओर निकल गया। वहां अपनी किताबें बेचकर वह सिर्फ आधी फीस ही जुटा पाया। बाजार में खड़े होकर उसने सोचा, क्या करूं? क्या कोचिंग छोड़ दूं या फिर खुद से पढ़ाई करूं? इन्हीं सवालों से जूझते हुए वह कोचिंग सेंटर पहुंचा। कोचिंग में अपमान। अंदर स्टाफ रूम में उसने धीरे से कहा, सर, आधी फीस लाई है, बाकी की कोशिश कर रहा हूं। क्या मुझे 2-3 दिन का समय मिल सकता है? स्टाफ ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, हर महीने यही कहानी रहती है तुम्हारी। पढ़ाई करनी है तो पहले पैसे लाओ। ये कोई भलाई का काम नहीं चल रहा है। वहां मौजूद कुछ और लोग भी मुस्कुराने लगे। अनिरुद्ध के कान जलने लगे, दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। स्टाफ ने उसकी रसीद फाड़कर टेबल पर फेंकते हुए कहा, जाओ, जब पैसे हों तब आना। यह शब्द उसके सीने में कांटे की तरह चुभ गए। अनिरुद्ध चुपचाप उठकर बाहर चला गया। उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन वह रो नहीं रहा था। उसका मन कह रहा था, बस बहुत हो गया, अब खुद पर भरोसा कर। दुनिया का कोई भी इंसान तेरी मेहनत की कहानी को नहीं समझेगा। टूटता बदन और फिर भी न हारते कदम। उस रात वह देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में घने बादल थे, मानो मौसम भी उसके भीतर के तूफान को समझ रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या मेरी परिस्थितियां मुझसे बड़ी हैं? क्या मैं सच में इस परीक्षा के लायक नहीं? उसी समय उसकी मां आई। उसने देखा कि अनिरुद्ध की आंखें लाल थीं। क्या हुआ बेटा? अनिरुद्ध पहले तो चुप रहा, फिर उसने सब बता दिया। मां ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, जो रास्ता भगवान ने तेरे लिए बनाया है, कोई भी आदमी उसे रोक नहीं सकता। फिर वह बोली, अगर कोचिंग नहीं जाकर भी तू पढ़ सकता है तो इसका मतलब है तू और भी मजबूत है। बेकार में अपमान झेलने की जरूरत नहीं, तू खुद ही अपनी राह बना लेगा। ये शब्द अनिरुद्ध के दिल में आग बनकर उतर गए। खुद से पढ़ाई की शुरुआत, नए रास्ते की ओर पहला कदम। अगली सुबह उसने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अब खुद से पढ़ाई करेगा, न कोई कोचिंग, न कोई गाइडेंस, सिर्फ उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसका विश्वास। उसने अपने कमरे को साफ किया, टेबल को व्यवस्थित किया और एक बड़ा चार्ट बनाया। उस पर लिखा, 12 घंटे पढ़ाई हर दिन, बिना बहाना। यह उसके सपनों के लिए उसका युद्ध घोष था। अब शुरुआत थी उसकी जिंदगी के सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण दिनों की। जब किस्मत ने फिर दरवाजा खटखटाया, कुछ दिन बीते। अनिरुद्ध खुद से पढ़ाई कर रहा था। किताबें वही थीं, लेकिन मन अब अलग था। ज्यादा मजबूत, ज्यादा शांत, ज्यादा पक्का। एक रात फोन पर मैसेज आया,
गवर्नमेंट लाइब्रेरी में स्टडी रूम के लिए आपका आवेदन स्वीकृत हो गया है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब उसके पास एक शांत जगह थी पढ़ने की, जहां न शोर था, न कोई अपमान, न कोई रुकावट। उस रात वह कमरे की लाइट बंद करके आकाश की ओर देखता रहा और बोला, भगवान, यदि ये आपकी परीक्षा है तो मैं इस परीक्षा में खुद को साबित करूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि सबसे बड़ी चुनौती अभी सामने आने वाली है। एक ऐसी चुनौती जो उसकी पूरी दुनिया और उसके पूरे विश्वास को हिलाकर रख देगी। रौनक के दिल में एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। गांव लौटने के बाद कई लोग उसके पास आने लगे, कोई सलाह लेने, कोई दुख बांटने और कोई सिर्फ उसके चेहरे पर उभरी शांति को समझने। लेकिन रौनक के भीतर अभी भी एक सवाल चुभ रहा था। मैं दूसरों को रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन क्या मैंने खुद अपनी मंजिल पाली है? इसी ऊहापोह में वह रोज सुबह नदी किनारे बैठकर घंटे भर तक ध्यान करता। उसने महसूस किया कि भीतर एक ऐसी गांठ है जिसे खोलने के लिए उसे अपने अतीत का सामना करना होगा। वह अतीत जिसे वह सालों से छुपाता आ रहा था। एक दिन ध्यान में अचानक एक पुरानी याद चमक उठी। उसके पिता का गुस्से में घर छोड़ देना, उसकी मां का टूटकर रोना और रौनक का खुद को दोषी मानना। उसकी सांसें तेज होने लगीं। एक पल को लगा वह सब छोड़कर भाग जाएगा, लेकिन फिर उसे बाबा की बात याद आई। सच्चा ध्यान वह है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर छुपे राक्षसों से मिलाए ताकि तुम उन्हें जीत सको। रौनक ने आंखें बंद की और अपने उस घायल बचपन को गले लगा लिया। पहली बार बिना शर्म, बिना डर गांव में फैली नई हवा। धीरे धीरे रौनक की बदली हुई मौजूदगी ने गांव के लोगों को भी बदलना शुरू कर दिया। जो किसान कर्ज और चिंता में डूबते थे, वे अब उससे हिम्मत लेते। जो युवा काम के लिए भटक रहे थे, वे उसके बताए तरीकों से मन को मजबूत करने लगे। और उसकी मां, जो कभी हर बात में डर ढूंढती थी, अब कहने लगी, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तू मुझे भी मजबूत कर रहा है। लेकिन रौनक जानता था, यह उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। एक पत्र जिसने सब बदल दिया। एक सुबह डाकिया एक पुराना धूल भरा लिफाफा लाया। रौनक का दिल धड़क उठा। लिफाफे पर लिखा था, तुम्हारे पिता की ओर से। उसके हाथ कांपने लगे। वर्षों की दूरी, अधूरी बातें, न कहा हुआ दर्द, सब एक क्षण में लौट आया। उसने पत्र खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। रौनक, मैं तुम्हारे लायक पिता नहीं था, पर तुम हमेशा मेरे लायक बेटे रहे। अगर माफ कर सको तो मिलना चाहता हूं, अंतिम बार। पत्र में तारीख थी। 3 दिन बाद शहर के एक वृद्धाश्रम में रौनक की सांसें रुक सी गईं। क्या वह तैयार है? क्या वह अपने सबसे गहरे घाव से मिल पाएगा? वृद्धाश्रम के बाहर खड़े रौनक के दिल में हलचल थी। गहरी सांस लेकर उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। सफेद दीवारें, धीमी रोशनी और उम्र की खामोशी सब मिलकर उसके दिल पर बोझ डाल रही थी। लेकिन आज वह भागने नहीं आया था। आज वह अपने सबसे पुराने घाव से मिलने आया था। पिता से पहला सामना। कमरे के दरवाजे पर लगी नाम की पट्टी देखकर उसकी उंगलियां कांप गईं। राकेश, वही नाम जिसे उसने सालों से दिल में दबा रखा था। दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में उसका पिता एक पतली सी चादर ओढ़े खिड़की के बाहर देखते बैठे थे। बाल लगभग सफेद, शरीर कमजोर, पर आंखें वही जो बचपन में उसे गोद में लेती थीं। रौनक को देखते ही उनके होंठ कांपे। रौनक, तू? यह आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें वर्षों की तड़प और पछतावा भरा था। रौनक के कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। बिना कोई शब्द कहे उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। वह हाथ जो कभी उसे सहारा देता था, आज कांप रहा था। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बुरा था बेटा, मैंने गुस्से में वो सब किया जिसका मुझे आज तक पछतावा है। पर तू यहां आ गया। मुझे लगा तू कभी नहीं आएगा। रौनक के अंदर की सारी कसक पिघलने लगी। उसने पहली बार अपने पिता का दर्द देखा, वह दर्द जो उनकी खामोशी में दबा था। क्षमा का क्षण जिसने सब बदल दिया। रौनक ने उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, पिताजी। उनकी गलतियों के पीछे के दर्द को समझा और उन्हें एहसास कराया
कि अभी भी देर नहीं हुई है। पिता की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी, लेकिन इस बार वे शांत थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बताती थी वह अपने बेटे से मिलकर पूरी तरह हल्के हो चुके हैं। एक शाम सूर्यास्त के समय उन्होंने रौनक का हाथ पकड़कर आखिरी बार कहा, तूने मुझे दूसरा जन्म दे दिया, अब मैं जा सकता हूं। और कुछ ही क्षण बाद वे शांत होकर चल बसे। लेकिन इस बार रौनक के दिल में न अपराध था न दर्द, सिर्फ शांति। रौनक की आत्म यात्रा का समापन। वापस गांव पहुंचकर रौनक ने महसूस किया अब वह सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं रहा, अब वह खुद भीतर से संपूर्ण है। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी जो बचपन में थी, लेकिन इस बार अनुभवी, परिपक्व और शांत। उसने गांव में एक जीवन मार्ग केंद्र खोल दिया, जहां लोग ध्यान करना, अपनी भावनाएं समझना और मानसिक शांति पाना सीखते। रौनक जानता था यह अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जब कोई अपनी छाया से मिलता है तभी वह सचमुच प्रकाश में खड़ा होता है, और रौनक अब प्रकाश में खड़ा था। अंत में एक छोटी सी गुजारिश, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इसने आपको जरा सा भी सुकून, सीख या हिम्मत दी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि यह संदेश और भी दिलों तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।